एपिसोड 111 रिमेंबर्ड। अभी यश के लिए एक ऑफिस चुनना ज्यादा जरूरी था। आखिर वो दोनों यानी यश और श्रेया वहां पर आए ही इस वजह से थे कि उनको ऑफिस सेटअप करने के लिए एक जगह की तलाश थी। इसलिए यश ने शिरीषा मेहता के लिए जो थॉट उसके दिमाग में चल रहे थे उन्हें अपने दिमाग से निकाल दिया और शिरीषा मेहता के एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दिया। उसने शिरीषा मेहता की बातों को गौर से बिना कहीं ध्यान को भटकाए हुए सुनने की कोशिश जारी रखी। शिरीषा मेहता ने फिर कुछ पॉइंट और एक्सप्लेन करते हुए कहा, हमारा पार्क हमारे किराएदारों यानी हमारे टेनेंट्स का उतना सपोर्ट करने की कोशिश करता है जितना हम कर सकते हैं। पार्क अथॉरिटी और मैनेजमेंट अपने टेनेंट्स के लिए कुछ भी नया कर सकता है जिससे हमारे टेनेंट्स को काफी फायदा हो और साथ ही साथ जिससे उनको किसी भी तरीके की मदद मिल सके ताकि उससे उनकी कंपनी ग्रोथ करे और एक्सपेंड करती जाए। हम अपने लेवल पर अपना बेस्ट करते हैं और समय के साथ और भी बेहतर करने की कोशिश करते रहते हैं और इसी एजेंडा के साथ हम आगे बढ़ते हैं। यदि हमारे टेनेंट्स की कंपनी का एक्सपेंशन हो रहा है और अगर वो वर्क स्टेशन से ऑफिस पर शिफ्ट होना चाहते हैं या छोटे ऑफिस से बड़े स्तर पर बड़े ऑफिस में जाना चाहते हैं तो ये बहुत ही आराम के साथ बिना किसी झंझट के किया जा सकता है। आप इसे ऐसा समझ लीजिए कि एक बार किसी ने हमारे साथ साइन अप कर लिया तो उनकी दिक्कतें और मुश्किलें हमने खुद पर ले ली हैं और उनकी सारी टेंशन भी सारा का सारा काम आराम से होता रहता है बिना किसी दिक्कत और मेहनत मशक्कत किए बिना। किराएदारों यानी कि टेनेंट्स को एक दिन पहले शिफ्ट होने के लिए एप्लीकेशन को अप्लाई करना होगा और वे दूसरे ही दिन नई जगह पर शिफ्ट हो सकते हैं। इस एक्सप्लेनेशन के बीच श्रेया सिर्फ बार बार अपना सिर हिलाकर रिप्लाई कर रही थी। हालांकि शिरीषा मेहता शायद कितनी ही उदासीन सी फ्रिजिड सी लग रही हो लेकिन उसने पूरे प्रोफेशनल तरीके से एक डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया था। यहां तक कि उसने उन दोनों को बहुत सारे फ्रेंडली रिमाइंडर्स भी दिए। उसने अपना काम अपने स्तर पर बहुत अच्छे से किया और अपना सेक्रेटरी होने का रोल भी बखूबी निभाया। एक तरीके से कहा जाए तो वो अपने काम में बेस्ट थी। जल्द ही वो तीनों ऑफिस की बिल्डिंग में पहुंच गए। ये पार्क स्टार्टअप कंपनियों और यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए तैयार किया गया था। जब वो तीनों बिल्डिंग के अंदर पहुंचे तो वहां का एनवायरनमेंट बहुत ही लाइवली था। वहां पर उन लोगों को देखकर ऐसा लग रहा था कि सब कुछ एकदम परफेक्टली चल रहा हो, कहीं किसी को भी कोई टेंशन ना हो। जहां देखो वही एकदम बहुत ही रौनक भरी चहल पहल थी। सब अपने काम को पूरी मस्ती से एंजॉय कर रहे थे। वहां का माहौल बहुत ही अच्छा था। ऐसा लग रहा था कि वो पार्क कई यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए काफी अट्रैक्टिव था। हर फैसिलिटी मिलना, हर तरीके से सपोर्ट मिलना, एक दूसरे को आपस में मदद करके कंपनी को आगे बढ़ाने की कोशिश जारी रखना, हर वो चीज जो यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बेस्ट और एकदम परफेक्ट थी। जो भी कोई शिरीषा मेहता को गुड मॉर्निंग विश करता, शिरीषा मेहता उसके जवाब में अपना सिर हिलाकर उनका अभिवादन करती और वो भी सामने से उनको विश करती। ऐसा साइन देते हुए वो आगे बढ़ते ही जा रही थी। फिर वो यश और श्रेया को सबसे पहले कोवर्किंग स्पेस में लेके गई। कोवर्किंग स्पेस एक काफी बड़ी जगह थी और वो लगभग 200 स्क्वायर मीटर चौड़ी थी जिसमें 50 से ज्यादा वर्क स्टेशंस एक ही लाइन में बड़े तरीके के साथ अरेंज थे। ये कमरे के एक सिरे से दूसरे सिरे तक एकदम तरीके से लगे हुए थे और इतने अच्छे से लगे होने के कारण ये बहुत ही सुंदर भी दिख रहा था और साथ साथ काफी प्रोफेशनल ऑफिस जैसा भी लग रहा था। कुल मिलाकर बहुत ही अच्छी वाइब आ रही थी। कुछ वर्क स्टेशंस को ऑक्यूपाई कर लिया गया था। वहां पर या तो पहले से ही कुछ लोग थे जो बैठे हुए थे या खड़े हुए थे और कुछ पर पहले से ही सामान रखा हुआ था जिससे कि साफ कहा जा सकता था कि कोई उसे ऑक्यूपाई कर चुका है या फिर उस डेस्क को किसी कंपनी ने पहले से अपने लिए बुक करा होगा। उनमें से कुछ वर्क स्टेशंस पर कंपनी के नाम के लेबल्स भी लगे हुए थे। वो जगह यूथफुल एनर्जी के साथ भरी हुई थी क्योंकि ये उन लोगों, उन यंग लड़कों और यंग लेडीज से भरी हुई थी जो कि ऑलमोस्ट सभी के सब अपने 20s में ही थे। यश ने कुछ लड़कों को अगली टेबल पर लड़कियों से बात करते हुए और उनको हंसते हुए देखा। वो सभी अपने काम के साथ साथ ये बातें भी एंजॉय कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि कोवर्किंग स्पेस का एटमॉस्फेयर काफी प्लीजेंट और इजी गोइंग था। सब कुछ बहुत ही अच्छा सा लग रहा था। कोवर्किंग स्पेस को विजिट करने के बाद वो तीनों ऑफिस एरिया में चले गए। वहां काफी सारे ऑफिसेस थे और सब के सब अलग अलग शेप्स और साइजेस में थे। सबसे छोटा एक लगभग 20 स्क्वायर मीटर साइज का था जिसमें 5 से 6 वर्क स्टेशंस थे। साथ ही साथ एक मैनेजर की टेबल भी वहां पर मौजूद थी। बड़े ऑफिसेस 100 स्क्वायर मीटर तक के थे लेकिन वो फर्निश्ड नहीं थे क्योंकि किराएदारों को या किसी भी टेनेंट को एडिशनल इक्विपमेंट के लिए अप्लाई करने से पहले वहां मूव करना जरूरी था।
कोवर्किंग स्पेसेस और ऑफिसेस का दौरा करने के बाद यश के दिमाग में एक जनरल आइडिया आ चुका था। श्रेया ने भी यश के करीब जाकर उससे पूछा, तुम क्या सोच रहे हो? मेरा मतलब है कि तुम्हें कुछ सही लगा या नहीं? उसने कहा, बुरा तो नहीं है। ये कैंपस के बाहर मुझे मिली यूनिट से काफी बेहतर है। मुझे ओवरऑल एनवायरनमेंट काफी अच्छा भी लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो तुम देख ही रही हो, काफी बढ़िया है। एकदम ऑफिस वाइब्स आ रही हैं। सीरियस काम हो रहा है। ये तो बहुत ही एविडेंट रहेगा। मुझे तो पसंद आ गया है। बाहर देखे हुए इतने रेजिडेंशियल और कमर्शियल एरिया से तो ये लाख गुना बेहतर है। और तो और सही कहूं तो ये हमारे लिए एक फेयर डील होगी और मुझे नहीं लगता कि और कोई जगह हमें मिलेगी। ऊपर से अब मेरे अंदर हिम्मत भी नहीं बची है कि मैं यहाँ जाऊं वहां जाऊं और ऑफिस के लिए यूं भटकता रहूं। थक गया हूं। ये मेरी कंपनी के लिए बिल्कुल सही रहेगा, जहां तक मुझे लगता है। वहीं जब वो दोनों को वर्किंग स्पेस और ऑफिसेस के बारे में बात कर रहे थे, तभी शिरीषा मेहता का फोन वाइब्रेट हुआ और फिर उसके फोन की रिंगटोन बजी। हालांकि जब उसने कॉलर आईडी देखी तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसका चेहरा बिना किसी एक्सप्रेशन के जम गया हो। वो एकदम से अनकंफर्टेबल हो गई थी और ये चीज उसके चेहरे पर साफ साफ दिख रहा था। ये ऐसा था कि जैसे बर्फ की एक परत ने उसके पहले से ही फ्रिजिड से चेहरे को ढक दिया हो। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी तो सब कुछ ठीक था और फिर पता नहीं अचानक से क्या हो गया। ये उसके चेहरे पर साफ था कि वो जिसका भी फोन था और वो फोन कितना ही जरूरी क्यों ना था, लेकिन वो फोन को उठाना नहीं चाहती थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ऐसा उसको फोन कर रहा था जिससे उसको नफरत थी। प्लीज मुझे माफ करें। एक्सक्यूज मी मैम, एक्सक्यूज मी सर, मुझे ये कॉल लेना ही पड़ेगा। आई विल हैव टू टेक दिस। मैं अभी वापस आती हूँ। आप लोग मुझे सिर्फ 5 मिनट का वक्त दीजिए। वेरी सॉरी। इसी बीच आप लोगों को भी थोड़ा टाइम मिल जाएगा और आप आपस में और बात कर सकते हैं। आप सब कुछ अच्छे से देख परख कर आपस में इस बारे में बात करके एक फाइनल डिसीजन ले सकते हैं। मैं बस अभी आती हूँ। यूं गई और यूं आई। पक्का अभी आती हूँ, शिरीषा ने कहा। इस पर यश ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है, शुक्रिया, आप आ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर वो फोन कॉल का जवाब देने चली गई। फिर यश ने श्रेया से कहा, सही हुआ ना, एक तरीके से हमें मौका भी मिल गया आपस में सोच विचार के सही डिसीजन लेने का। मैं तो खैर सब कुछ सुनकर देखकर वैसे भी खुश हूं। उसके जवाब में श्रेया ने बिना ज्यादा एक्सप्रेशन देते हुए कहा, हाँ मुझे भी सही लग रहा है। फिर भी थोड़ा बहुत और देख लेते हैं और फाइनल कर लेते हैं, क्यों, है ना? शिरीषा मेहता ने एक तरफ एक कोने में जाकर उस फोन कॉल का जवाब दिया। उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो नहीं चाहती थी कि कोई भी गलती से उसकी बातें सुने। शिरीषा मेहता और उन दोनों यानी यश और श्रेया के बीच दूरी होने के बावजूद यश ने उसके तेज रिएक्शन और उसे गुस्से में जोर जोर से हांफते हुए बोलते देखा। उसकी बीच बीच में फुसफुसाकर मफल करने की बात करने की आवाज बार बार आए जा रही थी। लेकिन इस सब के बावजूद भी यश उस पूरी बातचीत का, उस पूरी कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बनने में कामयाब नहीं हो पाया। उसकी जिस भी इंसान से बात हो रही थी, उन बातों से वो ये अनुमान लगा पा रहा था कि वो इस कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन चुका था। क्या तुम मुझसे फिर से पैसे मांग रहे हो? क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या तुम अपने लिए एक नौकरी नहीं ढूंढ सकते? तुम फिर से एक मुश्किल में पड़ गए हो क्या? अब क्या कांड कर दिया तुमने? कौन सा रायता फैला दिया? और कहां पर क्या किया है? बताओ जल्दी से मुझे, समझे? कभी तो सुधरने की कोशिश कर लिया करो। तुमको कभी भी मेरी कोई बात समझ क्यों नहीं आती है भला? तुमसे तंग आ गई हूं यार। तुम्हारा ना ये रोज रोज का हो गया है। हद कर दिया तुमने। शिरीषा मेहता ने अपना सर पकड़ते हुए फोन पर कहा। फिर वो आगे बोली, जॉन, मैं तुमसे कह रही हूं और ये आखिरी बार कह रही हूं तुमसे, अपने लिए मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो। मान जाओ मेरी बात, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे लिए। समझ रहे हो ना तुम? मेरे सब्र का बांध टूट चुका है। इसके नतीजे तुम याद रखो कि देखना। शिरीषा मेहता यह कहते हुए बहुत गुस्से में होए जा रही थी। धीरे धीरे उसने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया था और वो गुस्से से आग बबूला होते जा रही थी। फोन कॉल को सुनते हुए ऐसा लग रहा था कि जैसे शिरीषा मेहता अब हिम्मत हार चुकी थी और वो अब और लड़ाई करना और थोड़ा चीखना चिल्लाना नहीं चाह रही थी। इसी वजह से आखिर में उसने फोन कॉल पर कहा, ठीक है, ये आखिरी बार है और अब अगर तुम मुझसे दोबारा किसी भी तरह से पैसों के लिए पूछोगे तो मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ दूंगी। जब यश ने शिरीषा मेहता के मुंह से जॉन का नाम सुना तो मानो जैसे कि उसके सिर में बिजली का एक बल्ब जल उठा हो। उसको अचानक से लगा कि उसका ब्रेन डेड दिमाग अचानक से काम करने लगा था। आखिरकार उसे याद आ ही गया। उसने पहले कहा ये नाम
शिरीषा मेहता सुना था। वो गपशप की हॉट टॉपिक जो कि उसके पड़ोस में घूमते ही रहती थी। ये कहा जाता था कि जॉन की एक सुंदर पत्नी थी और उसकी पत्नी काफी कम उम्र से मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस कर रही थी। उसकी पत्नी असल में काफी पावरफुल थी और सभी के कहे अनुसार वो एक पेड़ को अपने पैर से मारकर गिरा सकती थी। वो अपने घर पर अपनी क्रूरता यानी खूंखारपन के लिए जानी जाती थी। जब भी जॉन बाहर कभी परेशानी में पड़ता या कुछ ऐसा करता जो उसको पसंद नहीं था, तो उस बेचारे को वो बहुत ही बेरहमी से पीट देती थी। सीन तो ऐसा था कि अगर वो कोई हरकत करता था या किसी को थोड़ा सा भी परेशान करता था और अगर वो बात उसकी पत्नी शिरीषा मेहता के कानों में पड़ती थी, तो जॉन की तो शामत आ गई समझो। और फिर इसी चक्कर में जॉन की बजा बजा कर पिटाई हो जाया करती थी। यही कारण था कि जॉन को बहुत सी शिकायतें थी, लेकिन उसकी कभी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसके आसपास भी जाकर खड़े हो पाए। यहां तक कि वो ज्यादा से ज्यादा लंबे समय तक घर के बाहर रहने की कोशिश करता था। जॉन ने भले ही एक लोकल स्ट्रीट गैंगस्टर के रूप में अपनी रेपुटेशन को अर्न किया था, लेकिन उसकी खतरनाक सी पत्नी की रेपुटेशन ने उसको पीछे छोड़ दिया था। उसकी वाइफ की रेपुटेशन उसकी खुद की रेपुटेशन से काफी हद तक ज्यादा और काफी ऊपर रहती थी। ऐसा कहा जाता था कि अगर जॉन उसकी पत्नी के आसपास होता तो उसके मुंह से एक चूं तक की आवाज भी नहीं निकलती थी। यश हर दिन जॉन की पत्नी के महान कामों के बारे में किसी न किसी से सुनता ही सुनता था। उसने कभी नहीं सोचा था कि वो आज उसको यानी शिरीषा मेहता को असल रूप में अपनी आंखों से देख पाएगा।